Recording in progress. चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि नवंबर का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक है उसका जो पहला टॉपिक है आज चुनावी फंडिंग। वैसे हम लोग पहले फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर करें तो कुछ सिमिलरिटी आ सकती है इस पेपर में, मतलब ये इस टॉपिक से लेकर। जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक डेटा मांगा। ये चीज मैंने हम फरवरी वाले में किया था, वो जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा पीछे से चलने हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें निकल जाएगा। चले न, चुनावी फंडिंग की स्थिति। हाल ही में एडीआर ने चुनावी फंडिंग पर डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच 11 वर्ष की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को अपनी कुल आय का 69% अज्ञात स्रोतों से मिला है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए राष्ट्रीय दलों की आय का स्रोत 66.04% अज्ञात स्रोतों से आय। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 23.74 ज्ञात स्रोतों से आए। इलेक्शन कमीशन को बताया गया दान का विवरण। अन्य संबंधित तथ्य। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी अपने अंतरिम निर्देश के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक का डेटा पेश करें। गौरव मतलब है कि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 105 दलों से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही भारतीय स्टेट बैंक 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। ओनली 55, सॉरी 25। नई फंडिंग से जुड़ी चिंताएं क्या है? ये मेन ये मेन प्रॉब्लम यहाँ से। सबसे पहला है तो अत्यधिक खर्च। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कहीं भी होने वाले अब तक के सबसे महंगा चुनाव माना गया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चुनाव में लगभग 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समान अवसर। चुनाव में धनबल के बढ़ते उपयोग से सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सक्रिय रूप से छोटे राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है। नकद लेन देन। भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नगद लेन देन के रूप में की जाती है। इससे धन के स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता की कमी होती है। तो चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएं क्या क्या है? सबसे पहले तो अत्यधिक खर्च। दूसरे नंबर पे हम बोलेंगे कि समान अवसर और नगद लेन देन और कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़। ठीक है ना। चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो अत्यधिक खर्च हो रहा है सब चुनाव में, सारे चुनाव में। जो लोकसभा, अभी एग्जांपल दे सकते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 55,000 से 60,000 करोड़। समान अवसर तो उपलब्ध नहीं हो पाता है चुनाव में, जो धन बल के बढ़ते उपयोग से सबको समान अवसर कहाँ मिल रहा है? नगद लेन देन। भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नगद लेन देन के रूप में की जाती है। इससे धन के स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता की कमी होती है। वर्तमान नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम के सभी दान या चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है। सही। 2-2 हजार करके आम पब्लिक से सबको चंदा दिलवा देते हैं। उजागर नहीं करना होता। कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से प्राप्त होने वाले चंदे में काफी वृद्धि हुई है।
इस प्रकार के वित्त वर्ष के प्रभाव, इससे काले धन के प्रसार, अच्छा इस प्रकार के वित्त पोषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इससे काले धन के प्रसार में वृद्धि होती है। राजनीतिक दल ऐसी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो अपने चुनावी खर्च का स्वयं लाभ उठा सके। अवसर की समानता को कम करता है। राजनीतिक का अपराधीकरण को बढ़ाता है। चुनावी बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त होते हैं। इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित कंपनी या संस्थाएं खरीद सकती है। कोई नागरिक या कंपनी इन बॉन्ड्स को डिजिटल फॉर्म या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। सरल भाषा में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए किसी राजनीतिक दल को दान दिया दिया जाता है या चंदा दिया जाता है। केवल भारतीय स्टेट बैंक ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें 1,000 से 10,000 रुपए से लेके 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के रेंज में बेचा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड्स को केवाईसी नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए ही खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड्स खरीद सकता है। ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में 10 दिन की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध रहते हैं। चुनावी बॉन्ड्स के लाभ की बात करें अगर, तो ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करता है जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार से ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक दलों के जरिए ये राजनीतिक चुनावी बॉन्ड्स के लाभ राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। अच्छा ठीक है। दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इससे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी जोखिम कम हो जाता है। बिल्कुल। चुनावी बॉन्ड्स के सभी लेन देन चेक या डिजिटल के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है। डिजिटलीकरण हो रहा है। बढ़िया है। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी चिंताएं, फंड के स्रोत के संबंध से पारदर्शिता का अभाव है। इन बॉन्ड्स की प्रकृति ऐसी है कि ये अनुच्छेद 19A के तहत नागरिकों को मिले सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। दानकर्ता का नाम छुपाने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता हो सकता है। 19 अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को मिले सूचना का अधिकार का उल्लंघन होता है। सेल कंपनियों का राजनीतिकरण, राजनीति सेल कंपनियों का राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनसे 7.5% वार्षिक लाभ सीमा हटा दी गई है। साथ ही भारत में स्थित विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों को भी दान करने की अनुमति दी गई है। आगे की राह क्या होनी चाहिए। चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाना। इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसे अलग अलग समितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु चुनावों की राज्य द्वारा फंडिंग का समर्थन किया है। क्या बात है। इंद्रजीत गुप्ता समिति। पारदर्शिता, चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दानदाताओं का विवरण आरटीआई के तहत सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रावधान नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसे देशों में किया गया है। क्या किया गया। पारदर्शी चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दानदाताओं का आरटीआई के तहत सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
जितने भी दानदाता हैं। ऐसा जर्मनी में भी है, जब और नेपाल, फ्रांस, अमेरिका और जापान में भी। सक्रिय होकर प्रकटीकरण पर बल। दलों को सभी प्रकार के दान 20,000 रुपये से अधिक और इससे कम और सदस्यता शुल्क आदि के भुगतान के तरीकों को आयकर विभाग एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अनुसूचियों में घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेज की जांच कैग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा वार्षिक रूप से की जानी चाहिए। इससे उनके वित्त पोषण के संबंध में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कर छूट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की कर छूट केवल उन राजनीतिक दलों को ही दी जानी चाहिए जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं। गौरव मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी सिफारिश की थी कि 2,000 रुपये से अधिक दान देने वाले सभी दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। राजनीतिक दल को आरटीआई के दायरे में लाना। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे आरटीआई अधिनियम के तहत सभी जानकारी प्रदान करें। इससे राजनीतिक दलों, चुनाव और लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारा चुनावी साक्षरता। सब टॉपिक है इसका। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूलों तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। चुनावी साक्षरता पर एमओयू से जुड़े मुख्य बिंदु विशेषताएं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। इसका उद्देश्य ये क्या है? इलेक्ट्रोल लिटरेसी। सरकार के बारे में जानकारी। देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी। लोकतंत्र के महत्व का ज्ञान। महिलाओं और पुरुष के समान अधिकारों की जानकारी इत्यादि। स्कूल और कॉलेज में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के भीतर जिम्मेदारी की भावना बढ़ा दिया जाएगा। प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को डेमोक्रेसी रूम का नाम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमित रूप से मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन करना, साल भर निरंतर चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा संबंधी गतिविधियों को आयोजित करना है। एनसीईआरटी चुनावी साक्षरता पर कंटेंट शामिल करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत और अपडेट करेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने का सलाह देगी। चुनाव से संबंधित जानकारी यानी चुनावी साक्षरता का महत्व। बच्चों को बचपन से ही चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। चुनाव से संबंधित जानकारी, चुनावी साक्षरता का क्या महत्व। बच्चों को बचपन से ही चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है।
इससे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बिना किसी बाधा के चुनाव कराने में मदद मिलती है। शहरी नागरिकों और युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती है। भावी मतदाताओं को चुनाव में नैतिक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता ईईपी कार्यक्रम यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना है। चुनावी साक्षरता क्लब अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर के संस्थानों के परिसर में इलेक्शन कमीशन ऑफ ईएलसी इलेक्शन कमीशन काउंसिल चुनावी साक्षर सॉरी इलेक्शन कमीशन सॉरी सॉरी इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब क्लब है ना, स्वीप अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर के संस्थानों के परिसरों में इलेक्शन लिटरेसी इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब स्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब रुचिकर गतिविधियों के जरिए स्कूली छात्रों को चुनावी साक्षरता में शामिल करने का एक मंच है। उन्हें एक उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, साथ ही उन्हें पंजीकरण एवं मतदाता की चुनावी प्रक्रिया की परिचित कराएगा। मतदाता साक्षरता क्लब से संबंधित पहले सरकारी विभागों, निजी संगठनों और संस्थाओं में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया जाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नए मतदाता के लिए क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन पर बल दिया जाएगा। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर के लोगों के लिए चुनावी पाठशाला का गठन किया जाएगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में भावी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब का गठन किया जाएगा। आगे की राह क्या होनी चाहिए? शिक्षकों को प्रशिक्षण, छात्रों को प्रभावी ढंग से चुनावी साक्षरता प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। अभियान जनता के बीच चुनावी साक्षरता बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नियमित रूप से अभियान आयोजित कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही गैर सरकारी संगठनों को और ग्राम सभाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। 2016 से 25 के लिए चुनावी साक्षरता पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रणनीतिक योजना मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और नैतिकता आधारित चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, चुनावी लोकतंत्र के बारे में सतत शिक्षा प्रदान करने हेतु साधन और सामग्री विकसित करना, व्यापक सहभागिता के लिए साझेदारी निर्मित करना, ये इसकी रणनीति है। लेकिन 2017 से लेकर 2025 तक की चुनावी साक्षरता पर मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, सामग्री विकसित करना और सहभागिता के लिए साझेदारी निर्मित करना। रोल ऑफ राज्यपाल, रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका। हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब में लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य
केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से कोई कार्रवाई न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इनमें से कुछ विधेयक राज्यपाल के पास 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। पंजाब में वहां के राज्यपाल ने 3 धन विधेयक को रोक दिया था। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है और वे लंबित पड़े हैं। साथ ही कई मामलों में जांच को सीबीआई को हस्तांतरण करने की मंजूरी देने भी भारी में भी देरी की जा रही है। राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, पहले वो देखते हैं। विधेयकों के संबंध में विकल्प। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को का, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। यह संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिए गए। इस सब सबसे पहले विधेयकों को सहमति देना, तो विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक पर सहमति रोकना, कानून नहीं बनेगा। जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना। यदि विधेयक को सदन या दोनों सदन द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल जितनी जल्दी हो सके पर जोर देता है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो उसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का हो तो राज्यपाल उसे भी आरक्षित कर सकते हैं। जो अधिकारातीत अल्ट्रा वायरस अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोध करता हो, देश के व्यापक हित के खिलाफ हो, अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का हो तथा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। विवेकाधीन शक्तियां। अनुच्छेद 163 में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि नबाम रेबिया वाद 2016 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था
कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। एसआर बोमई वाद, शमशेर सिंह वाद, पंजाब राज वाद, बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण इस परिस्थिति में करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है, यानी होनी चाहिए व्यक्तिगत संतुष्टि उसकी। शमशेर सिंह वाद 1974 सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उससे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। हालिया निर्णय। पंजाब राज्यवाद 2023, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का कार्य करता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसा विधेयक जो राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प है: सहमति देना, सहमति को रोकना या राष्ट्रपति के पास भेजना। इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करने के बाद राज्यपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है। उपकुलपतिवाद 2023, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी संवैधानिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तमिलनाडु राज्यवाद 2023, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करने करके राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। राज्यपाल की भूमिका से संबंधित मुद्दे। लंबित निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक अकुशलता, न्यायपालिका पर बोझ। कानूनों और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सहमति में देरी से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया बाधित होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिनमें राज्यपाल और राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा है। विशेष रूप से सरकार के गठन और विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग के मामले में राज्यपाल के निर्णय संदेहास्पद हो जाते हैं। प्रशासनिक अकुशलता, विशेष रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हो वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव कभी कभी प्रशासनिक निर्णयों और नियुक्तियों में गतिरोध का कारण बन सकता है। न्यायपालिका पर बोझ, राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग या उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनौतियों की व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे पहले से अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका पर कार्यभार बढ़ जाता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो आगे की राह होनी चाहिए सिफारिश सरकार या आयोग केवल असंवैधानिक संविधान के प्रावधान के खिलाफ होने जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित रखना चाहिए। ऐसा असाधारण मामले को छोड़कर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्य का निर्वहन
मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधी राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, उसे केवल उस आधार पर पद से हटाया जाना चाहिए कि केंद्र की नई सरकार अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है। मुंशी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रहे और किसी भी राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर कार्य करें। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। वेंकट चलैया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में मंत्री परिषद के खिलाफ कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छा है। पुंछी आयोग, वेंकट चलैया सरकारी आयोग, इन सबका इसी प्रकार से सुझाव जो है। अगला है हमारा विशेष और स्थानीय कानून, स्पेशल एंड लोकल लॉज, SLL। हाल ही में आपराधिक कानूनों पर पेश किए गए विधेयक में विशेष और स्थानीय कानूनों को वर्तमान में चल रहे सुधारों की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए बनाए रखा है। विशेष और स्थानीय कानून के बारे में ऐसा स्पेशल लॉ ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे के निपटान हेतु किन्हीं विशिष्ट विषयों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 या अनफल अनलॉफुल एक्टिविटीज, UAPA जिसको हम लोग बोलते हैं। स्थानीय कानून, लोकल लॉ, ये तो हो गया स्पेशल लॉ। लोकल लॉ क्या है? है वह कानून है जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, एमकोका 1999, एंड उसके बाद है आपका संज्ञेय अपराधों को मुख्य रूप से आपराधिक दंड संहिता या विशेष और स्थानीय कानून के अंतर्गत लाने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संज्ञेय अपराध को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता। विशेष कानून और अच्छा, यहाँ के थे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। विशेष और स्थानीय कानून का महत्व, दर्ज मामले की अधिक संख्या। क्राइम इंडिया स्टैटिस्टिक्स 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में दर्ज की गई संज्ञेय अपराधों में से लगभग 39.9 मतलब अप्रॉक्स 40% अपराध SLS के तहत दर्ज किए गए थे। कानून लागू होने में दक्षता, विशेष कानून कानून लागू होने वाली एजेंसियों की विशेष प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं या उन्हें अधिक प्रभावी और विशिष्ट जांच करने एवं अभियोजन में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1995, शुभेद समूहों की सुरक्षा।
बच्चों, महिलाओं और वंचित समुदायों जैसे विशिष्ट सुवेद समूहों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012। तकनीकी प्रगति, विशेष कानून तकनीकी प्रगति से उत्पन्न होने वाले अपराध जैसे साइबर अपराध से निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। SLLS सुधार में आवश्यकता क्यों है? अस्पष्ट परिभाषा, एम कोका यूएपीए आदि में अपराधों व शब्दों की अस्पष्ट और अनिश्चित परिभाषाएं दी गई है, जैसे आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधि, संगठित अपराध सिंडिकेट इत्यादि। कानून लागू करने की दुविधा, उदाहरण के लिए नाबालिग के बीच सहमति से स्थापित लैंगिक संबंधों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दंडनीय बना दिया गया है। इस कारण इस अधिनियम की आलोचना की जा रही है। स्पष्टता का मुद्दा, अच्छा, नाबालिग के बीच सहमति से स्थापित लैंगिक संबंधों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दंडनीय बना दिया गया है। इस कारण इस अधिनियम को आलोचना किया गया है। अस्पष्टता का मुद्दा, अस्पष्टता कानूनों के तहत आने वाले मामलों के वर्गीकरण के संबंध में चिंताएं प्रकट की गई है, जैसे कई सारे आपराधिक या दीवानी मामलों को स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया का कमजोर होना, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि की सम्यक प्रक्रिया के मूल्यों को निरंतर कमजोर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यूएपीए के तहत तलाशी लेने एवं जब्त करने की शक्तियों में वृद्धि होना और एम कोका के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज की गई आपराधिक स्वीकृतियों को अदालत में स्वीकार किया जाना। कठोर प्रावधान है, यूएपी की धारा 43D5 और नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 के तहत ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें जमानत लेना लगभग असंभव है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो पृथक अध्याय और प्रक्रिया, सभी SLL स्पेशल लॉ और क्या था ये? SLL स्पेशल लॉ, एक बार देख लेते हैं। स्पेशल एंड लोकल लॉज, सभी स्पेशल एंड लोकल लॉज को किसी आचरण या व्यवहार को अपराध मानते हैं या उससे आपराधिक बनाने का प्रयास करते हैं। उस आचरण उस आचरण या व्यवहार को दंड संहिता के व्यापक ढांचे के भीतर एक पृथक अध्याय या प्रक्रिया के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया की रक्षा, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि या सम्यक प्रक्रिया के मूल्यों के कार्यान्वयन को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए कानूनी पेशेवर और कानून लागू करने वाले एजेंसियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। वर्गीकरण की स्पष्टता, फौजदारी और दीवानी अपराधों के वर्गीकरण पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश या संशोधन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उभरते अपराध और खतरे, साइबर अपराध या आतंकवाद जैसे नए प्रकार के अपराध निरंतर उभर रहे हैं। इन उभरते खतरों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली को आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु सुधार की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है हमारा सूचना का अधिकार, तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।